माननीय राम गोविंद चौधरी जी का। यद्यपि मेरी हार्दिक इच्छा थी कि उनका जब भाषण हो तो मैं सदन में रहूं, लेकिन उसी समय मेरा विधान परिषद में था, तो उच्च सदन में रहने के कारण मैं उस समय यहाँ सदन में नहीं रह पाया। लेकिन उनके भाषण को मैंने बहुत पूरी प्रति मैंने मंगाई थी और मैंने उनके भाषण को भी पढ़ा और उसके भाव को भी जाना और समझने का प्रयास किया है। अन्य दलीय नेताओं के, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सहलदेव समाज पार्टी और हमारे सहयोगी अपना दल से जुड़े हुए सभी नेताओं ने भी इस सदन में जो विचार रखे हैं, मैं उन सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे सहयोगी जो हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 39 माननीय सदस्यों ने भी अपनी बातों को यहाँ पे रखा। विकास का एक नया एजेंडा प्रदेश को दिया। विधानसभा, जनपद और प्रदेश के अंदर विकास की कार्य योजना कैसे आगे बढ़नी है, इन सभी के साथ ही अपना दल से भी जुड़े हुए माननीय 3 सदस्यों ने समाजवादी पार्टी के 10, बहुजन समाज पार्टी के 5, कांग्रेस के 3, सहलदेव भारत समाज पार्टी के 2, यानी कुल 62 सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया है और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली का सृजन प्रदेश का विधानमंडल कर रहा है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव का विषय है। मैं इसके लिए आप सभी माननीय सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। महोदय, हम सब जानते हैं कि जब प्रदेश के अंदर हमारे सहयोगी वित्त मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी यहाँ पर बजट प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय देश के अंदर भी बहुत सारी बातें उत्तर प्रदेश के बारे में आ रही थी और ख़ासतौर पर बजट पे हम चर्चा करें तो इससे पहले उन मुद्दों पे चर्चा होनी बहुत आवश्यक हो जाती है। इसलिए हो जाती है क्योंकि बजट से उसका संबंध है और कहीं ना कहीं बजट के दायरे के बारे में या कोरोना कालखंड के दौरान मुझे लगता है हर एक तबके ने, अगर राजनीतिक पूर्वाग्रह उनके साथ नहीं जुड़ा है, वो अलग विषय है कि घर के अंदर उन्होंने बजट का सराहना की होगी, लेकिन सार्वजनिक रूप से छोड़ दिया जाए तो बाकी हर तबके ने माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट की यहाँ पर भूरी भूरी प्रशंसा हर एक तबके ने की है और प्रदेश ही नहीं देश स्तर पर भी। मेरे पास फिक्की से, CII से या अन्य उस फील्ड में काम करने वाले लोगों के जो वक्तव्य, जो फ़ोन या जो आपसी बातचीत में उन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं, हर एक ने उसकी सराहना की है, वैसे ही नहीं की। और मुझे इसीलिए नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बातें यहाँ पर कहीं, मैंने जैसे कहा कि मैं सचमुच सुनना चाहता था उनके भाषण को और मैंने उनके भाषण के उसको पूरा मैंने निकाला, उसके प्रिंट को निकाल करके मैंने उसको भी देखा। मैंने यद्यपि अनुरोध किया था कि अगर वे अपने बजट भाषण को 12:30 बजे की बजाय 3 बजे के आसपास अपनी बातों को रखेंगे तो मैं सदन में मौजूद रहूँगा। और उनके मित्र
खन्ना जी ने उनको ये बात बताई भी होगी, लेकिन जब भी वे खन्ना जी की बात को नहीं मानते हैं तो उनके साथ धोखा हो जाता है। दोनों बात उन्होंने बताई, दोनों बताई, भाषण में करिए, कार्यक्रम में जाकर करने के लिए उन्होंने बजट महोदय, बजट हम लोग ऐसे समय में लेके आए हैं जब वैश्विक महामारी कोरोना है। लोग कोरोना से भयभीत हैं, लेकिन भारत ने कोरोना का प्रबंधन भी बेहतर तरीके से किया और कोरोना प्रबंधन के साथ ही अब कोरोना से बचाव के लिए भी जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, अभी 1 मार्च से 60 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को तब विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी अब वैक्सीन देने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। यानी भारत की एक अपनी उपलब्धि, भारत के साथ कुछ ना कुछ नई उपलब्धियां जुड़ती जा रही हैं और भारत के लोगों को इस महामारी से बचाने के साथ साथ आरोग्यता प्रदान करने के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, 1 मार्च से फेज 2 का जो कार्यक्रम चला है, मैं स्वयं भी लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में जाकर के उन सभी नागरिकों से, जो वरिष्ठ नागरिकगण जन थे जो उस दिन वैक्सीन लेने के लिए आए थे, अलग अलग तबके के थे, और अपनी लाइन में बैठ करके पूरी धैर्य के साथ वो वैक्सीन लगाने के साथ वो अपने को जुड़े हुए थे। तेजी के साथ ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, अद्भुत अनुशासन है, और कोई भी देश अगर अपने नेतृत्व के इस अनुशासन भाव के साथ जुड़ करके कार्य करता है तो उसको दुनिया की महाताकत बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और यह एक शुभ स्थिति वर्तमान में भारत के साथ जुड़ रही है। कोविड से प्रदेश भी प्रभावित हुआ, हमारा राजस्व भी प्रभावित हुआ, आम जनमानस में भी इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन इस सब के बावजूद प्रदेश ने अपनी सारी व्यवस्था को, वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए सारे कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया। और मैं कहना चाहूंगा नेता प्रतिपक्ष पक्ष से कि बजट पे जो उन्होंने बातें कही और खन्ना जी को कुछ शेर व शायरी भी सुनाई थी उन्होंने, पता नहीं खन्ना जी ने उस शेर व शायरी का जवाब आपको दिया कि नहीं दिया। कल वे देंगे, कल देने को तैयार हैं, और मैं अपील करूंगा कि वे जरूर खन्ना जी की बातों को सुनेंगे। लेकिन महोदय, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से न कभी उब कहते। यह रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी अक्सरशः सही बैठती है। बजट के परिप्रेक्ष्य में अगर आपको देखना हो तो बिना विचलित हुए हम लोगों ने इसका अनुसरण किया। हम लोगों ने उन बातों को लेकर के आगे बढ़े। लेकिन जब मैं आपकी बात सुन रहा था और आपकी बातों को मैं जब इसमें देख रहा था तो मुझे लगता है कि आपकी बातों से मुझे लग रहा था कि आप बजट को इस रूप में चाहते हैं जो समाजवादी पार्टी के समय में होता था, क्योंकि आप लोगों का कोई वास्तव में बहुत भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं होता था जो सर्वसमावेशी हो, सर्व कल्याणकारी हो, प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला हो। वह भाव न होने के नाते मुझे लगता है कि आप आपकी पार्टी जो पिछली सरकारें थी
वह केवल एक बात पर विश्वास करती थी, वह थी चार्वाक का वह सिद्धांत, यावा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ये इनका एक भाव होता था। तात्कालिक रूप से मिल जाए, और मुझे लगता है तात्कालिक रूप से न उसमें कोई भाव होता था, न उसमें प्रदेश की भावनाएं होती थीं, न विकास का कोई एजेंडा होता था, और न ही कोई प्रदेश के लिए कोई दूर दृष्टि का कोई एक एजेंडा ही उसके अंदर छुपा होता था। और इसलिए हर एक तबका नाराज होता था, और हर तबके ने फिर उसका जवाब भी दिया है, हर एक तबके ने उसका बहुत जवाब भी दिया है। महोदय, मैं चर्चा कर रहा था इस बात को लेकर के, बजट पर ही अगर आप देखेंगे जो टिप्पणी अलग अलग तबके के लोगों ने की, पूर्व मुख्य सचिव, उन्होंने इस बारे में कहा सरकार का विजन क्या है, वोट से ज्यादा विकास पर जोर। हमें मालूम है तात्कालिक आवश्यकता के लिए बनाई जाने वाली योजनाएं न पार्टी का न प्रदेश का हित कर सकती हैं। हम एक विजन के साथ विकास के रोड मैप को तैयार किए हैं, और उस रोड मैप के अनुसार हम लोगों ने विकास के इस एजेंडे को लागू किया है। यही पार्टी को भी और प्रदेश को भी एक नई ऊंचाई देगा, पार्टी को लंबे समय तक शासन करने के लिए और प्रदेश को विकास की एक नई अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य करेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के एक विशेषज्ञ ने भी इस बात को कहा कि बजट को सभी वर्गों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह बजट युवाओं को समर्पित है। पेपरलेस बजट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लिए को विशेष बधाई। डॉक्टर अरोड़ा ने सरकार द्वारा कोविड-19 टीकाकरण के लिए विशेष रूप से जो प्रावधान किया है, इसके लिए भी उन्होंने आभार व्यक्त करने के साथ ही सुपोषण पर ध्यान देने के लिए भी इसको एक सराहनीय कदम माना है। इस स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ की राय इस संबंध में हम सब के सामने आती है। चेयरमैन सीआईआई ने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर, स्वस्थ और सुरक्षित बनाने वाला बजट है। ये उस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं जिनको राजनीति से लेने देना नहीं, लेकिन हां, अर्थव्यवस्था और बजट के मुद्दे को लेकर के चेयरमैन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। किसानों, युवाओं और महिलाओं के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। कोरोना संक्रमण की आपदा में सभी उद्योगों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस बजट से उद्योगों को एक नई राहत दिखती है। ये पीएचडी चैम्बर के चेयरमैन का बयान है। इसी प्रकार के प्रेसिडेंट एसोचैम के द्वारा भी प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी समाज के हर वर्ग के लिए अच्छा है। सरकार ने जो बेहतर हो सकता था वह किया है, और पिछले वर्ष की तुलना में 7.2% की बढ़ोतरी भी एक प्रशंसनीय कार्य है। फिक्की फ्लो पूर्व अध्यक्ष जो महिला चैप्टर है, उनके द्वारा महिला व बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री सुपोषण योजना माँ और बच्चे दोनों की सेहत को सुधारेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी मील के पत्थर साबित हुए। ऐसे बहुत सारे तबके के, अलग अलग तबके के लोगों ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये प्रतिक्रियाएं इस बात को बताती हैं
कि सरकार की कार्ययोजना एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और सरकार सकारात्मक माहौल में कार्य कर रही है और उस सकारात्मक माहौल के परिणाम भी स्वाभाविक रूप से सकारात्मक ही होंगे। पिछले 4 वर्ष के दौरान महोदय जो कार्य किए गए, हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर जो कार्य वर्षों में नहीं हो पाए, विगत 4 वर्षों के दौरान ये सभी रास्ते पे आते हुए दिखाई दिए। और हम लोगों ने इस बारे में कहा था, जब 2017-18 में प्रदेश सरकार ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया था, तब हम लोगों ने 2017-18 के बजट के बारे में कहा था कि हम इसे किसानों को समर्पित कर रहे हैं। 18-19 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को समर्पित किया था। ओडीओपी की जो योजना देश की आज लोकप्रिय योजना है, वह उसी समय हम लोगों ने फरवरी 2018 में उस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर कमलों से प्रदेश के अंदर लागू किया था। आज उसके बेहतर परिणाम आए हैं। प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा है, परंपरागत उद्योग एक बार फिर से पुनर्जीवित होता हुआ दिखाई दिया है। एक नई संभावना रोजगार की और विकास की प्रदेश के अंदर उसके माध्यम से देखने को मिली है। 19-20 का बजट हम लोगों ने प्रदेश की मातृशक्ति को समर्पित किया था और 20-21 का युवाओं की शिक्षा, उनके कौशल विकास, रोजगार, मूलभूत आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जो कार्य थे, उनको एक नई गति देने के लिए इसको समर्पित किया था। तो 21-22 के बजट का थीम भी प्रदेश सरकार ने बहुत स्पष्ट भाव के साथ रखा कि प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास को ध्यान में रख करके ये बजट प्रदेश के विभिन्न तबके के स्वावलंबन और सशक्तिकरण को समर्पित है और इस बजट को इसी रूप में पूरे प्रदेश ने और पूरे देश ने लिया है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को, अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्त आयुक्त को और वित्त विभाग की पूरी टीम को, वित्त के हमारे राज्य मंत्री और पूरी टीम को, विभिन्न विभागों ने जो समय पर सभी मंत्रियों ने समय से अपने विभाग की योजनाओं को इसमें शामिल करवाया है, इसके लिए इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। एक अच्छे बजट को प्रस्तुत करने के लिए एक थीम के साथ बजट आगे बढ़ा। महोदय, बजट प्रस्तुत करने के साथ ही इससे पहले वो उपलब्धियां जो अलग अलग समय में अलग अलग थीम के साथ कार्य किया गया, उसके परिणाम भी हमारे सामने हैं। हम सब जानते हैं प्रदेश कहां था, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, पहला बजट जब सदन में प्रस्तुत किया गया था तब भी मैंने कहा था, उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से बजट बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। हमें इसके दायरे को बढ़ाना होगा, लेकिन बजट के दायरे को बढ़ाने से नहीं काम चलेगा, अपनी आय को भी बढ़ाना पड़ेगा। वित्तीय अनुशासन का ध्यान में रखना पड़ेगा, फिजूल खर्ची को रोकना पड़ेगा, लीकेजेज जहां भी होंगे उसको हर हाल में नियंत्रित करना पड़ेगा। और उस दिशा में पूरी सरकार, पूरा तंत्र एक साथ जुटा, उसके परिणाम भी सामने आए। ये पूरे प्रदेश के लिए कहां था प्रदेश? आज से 4 साल पहले प्रदेश कहां था? आज से 4 साल पहले देश और दुनिया उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में मानता था। उत्तर भारत के जिन 4-5 राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता था, उसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर था। और आज मैं आ रहा हूं आंकड़े में, सुन लीजिए आप, अपनी बात को थोड़ा धैर्य और धीरज रखिए। धैर्य महोदय, बीमारू राज्य था 4 साल पहले, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीमारू राज्य इसलिए था, इतनी बड़ी आबादी के राज्य का बजट कितना था? 2 लाख करोड़ का। उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ की आबादी, 22 करोड़ की आबादी उस समय थी, और बजट कितने का था? 2 लाख करोड़ का। ऊंट के मुंह में जीरा। यानी इतने बड़े प्रदेश के लिए हमें गांव के विकास के लिए, नगरों की बुनियादी सुविधाओं के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, अलग अलग तबके के लिए भी योजनाएं बनानी।
लेकिन जब बजट ही नहीं होगा, इनकम बढ़ाने पे जोर नहीं दिया, और जोर इसलिए भी नहीं दिया जाता था, अगर हम उसमें आना प्रारंभ करेंगे कि इनकम कहां कहां से बढ़ी है और कैसे कैसे बढ़ी है, मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा, तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन ये तो सच है ना कि 2015-16 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था ना। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं है तो कोई भी बाहरी निवेश आपके यहां नहीं आ सकता, नहीं आएगा। और आज कहां है? दूसरे नंबर पर। शासन के चेहरे बदले हैं, तंत्र वही है, सब कुछ वही है, सोर्स ऑफ इनकम भी वही है, हमने कार्य पद्धति बदली है। एक विश्वास लोगों के मन में पैदा किया है। महोदय, अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, अभी कह रहे थे ना, मैं भी बजट पे चर्चा तो अभी प्रारंभिक शुरू हो रही है, अभी तो अर्थव्यवस्था को भी सुन लीजिए। कह रहे हैं साहब कुछ नहीं हो रहा है। मुझे आश्चर्य होता है। मुझे 15-16 में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी, देश की 5वीं अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, 5वीं 6ठी नंबर पे था, आबादी में नंबर 1। 20 से 22 करोड़ की आबादी उस समय थी। अर्थव्यवस्था देश की 5वीं अर्थव्यवस्था। कोई भी आता था हमारे यहां, विदेशी राजदूत आते थे, कोई राष्ट्र प्रमुख आता था, हमारी उनसे बातचीत होती थी, या कोई निवेशक आता था, तो हम लोग उनसे किस बारे में चर्चा करते? हम कहते थे भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। तो उनकी अग्नि पंक्ति सुनने की उत्सुकता क्या होती थी? वो ये मानते थे कि हो सकता है सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी होगी, लेकिन हम कहते नहीं, हम 5वें 6ठे नंबर पर हैं। तो वो थोड़ा बैक होता था। क्या थी प्रदेश की कुल जीडीपी कितनी थी? 10,90,000 के लाख करोड़ रुपए की थी। 10.90 लाख करोड़ की प्रदेश की कुल जीडीपी थी। और महोदय 4 वर्ष के अंदर, ज्यादा समय नहीं हुआ, मात्र 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और हमारी इनकम कितनी हुई है? हम 10,90,000 करोड़ रुपए से अब बढ़कर के कहां पहुंच गए हैं? 21,73,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की है। अगर ये 4 वर्ष में दुगने से ज्यादा हुई है, इंतजार करिए 2022 के बाद जब 5 वर्षों के लिए हम लोग फिर आएंगे ना, उत्तर प्रदेश देश की पहली इकोनॉमी बनेगी, टीम उसी पहली इकोनॉमी के लिए कार्य करने जा रही है। अब सुन लीजिए, ये कोरोना के बावजूद है। हाँ, प्रति व्यक्ति आय सुन लीजिए। आप लोगों ने क्या बना दिया था यूपी को? यहां पलायन हो रहा था, लोग भाग रहे थे, लोगों के पास कोई सहारा नहीं था, सब लोग चिंतित थे। कोरोना में भी बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि, और सभी को ये यूपी के बारे में जो एक परसेप्शन बन चुका था, लोग कहते थे क्या होगा? मैं कहता हूं निश्चिंत रहिए, यूपी चेंज हो चुका है, ये नए भारत का नया यूपी है। अब घबराइए मत, यूपी में हम लोग अच्छा करेंगे। मैंने कोरोना के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए थे ना, वो आंकड़े मेरे नहीं थे, वे भारत सरकार के आंकड़े थे, दुनिया के विशेषज्ञों के आंकड़े थे। अपने आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, जो आंकड़े भी प्रस्तुत कर रहा हूं भारत सरकार के हैं और देश के सभी प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के आंकड़े दे रहा हूं। महोदय, प्रति व्यक्ति आय 15-16 में कितनी थी? 43,000 उत्तर प्रदेश के अंदर, और आज लगभग 95,000 है।
4 वर्ष ये चेंज, ये परिवर्तन है, ये है परिवर्तन। क्या कुछ हुआ नहीं उत्तर प्रदेश में? क्या कुछ हुआ नहीं है उत्तर प्रदेश में? मैं कह रहा हूं ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये दुनिया के वित्तीय संस्थाओं के डाटा हैं, और ये आंकड़े प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं, ईज ऑफ लिविंग को भी बेहतर करने का जो कार्य हुआ है, हर एक फील्ड में जो कार्य हुआ है, उसके परिणाम ही। वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, नेता प्रतिपक्ष जी कम से कम इसके बारे में तो आप मान के चल लेते, देख लेते, कुछ तो सोचे होते कि अपने मित्र की बात को आप कैसे काट रहे हैं। यानी मित्रता को आप हमेशा धोखा ही देते, अपने मित्र को धोखा देते हैं, अब लगता है। अच्छा, वर्मा जी बहुत सारी बातों को पेट में रखते हैं, बोलते नहीं। महोदय, ईज ऑफ लिविंग में कितना परिवर्तन हुआ, कहां हम ले जाना चाहते हैं देश को। 1947 से लेकर के 2014 तक अगर अटल जी के 6 वर्ष के उस कालखंड को छोड़ दें तो ईज ऑफ लिविंग के बारे में पिछली सरकारों ने देश के अंदर भी क्यों नहीं सोचा था। और मैं पूछना चाहता हूं, प्रदेश के अंदर भी क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं सोचा? आज तो बजट में ईज ऑफ लिविंग के बारे में चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य तय किया है 2022 तक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, एसईसीसी की सर्वे के अंतर्गत जो भी व्यक्ति 2012 में आया है, 2022 तक हर हाल में उसको छत, सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध कराएंगे, एक आवास उपलब्ध कराएंगे। आवास 4 वर्ष में 40 लाख लोगों को आवास मिल जाए, ये प्रदेश के अंदर हुआ है। 4 वर्ष में 1,38,00,000 लोगों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिल जाए, ये प्रदेश के अंदर हुआ है। हर गांव की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, ये प्रदेश के अंदर हुआ है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हमारी बेहतर हो जाए। अब नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे हम भी करना चाहते थे, लेकिन किए क्या? किए तो नहीं ना। करना तो चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, इसलिए जनता ने कहा कि भाई देखो आपके बस का है नहीं, आप जहां के लायक वहीं बैठो। और हम लोगों ने प्रदेश के भावों का सम्मान किया, और पहले दिन से हम लोग इस बारे में कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश तो संभावना वाला प्रदेश है। ये लोग क्या कहते थे, यहां कुछ नहीं हो सकता, यहां कुछ नहीं हो सकता, यहां तो जो सपा का नेतृत्व, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व जो तय करेगा वही हम लोग करेंगे, बाकी। मैं तो देख के ताज्जुब कर रहा था महोदय, जब मैं मुख्यमंत्री कार्यालय बैठने के लिए जाने लग गया, मुख्यमंत्री कार्यालय की क्या स्थिति थी, शास्त्री भवन की क्या दुर्गति कर रखी थी। मैंने पूछा वहां पे, मैंने पूछा भी क्या यहां पे श्रीमान जी पूर्व मुख्यमंत्रीगण आते थे कि नहीं आते थे? सभी लोगों के चेहरे झुके हुए थे, सभी लोग कुछ नहीं, मौन थे। बाद में एक सज्जन मुझे बोले कि वह तो कभी कभार। मैंने कहा कभी कभार का मतलब? कहा साल में एक आध बार। तो मैंने कहा अगर मुख्यमंत्री साल में 1 बार 2 बार ही कार्यालय आएगा तो प्रदेश का बेड़ा गर्क तो होना ही होना है। और यही होता था, यही होता था। कुछ लोग तो ऐसे थे जो 10 मिनट के लिए कैबिनेट की बैठक के लिए जाते थे, बाकी गायब, बाकी गायब।
और फिर सपना देखते थे बड़ा, उत्तर प्रदेश को हम यूरोप बना देंगे, उसका कोई रोड मैप नहीं। योजनाएं बनती थी स्वयं के लिए, परिवार के लिए, दायरा कभी बढ़ा नहीं पाए आप लोग, दायरा बढ़ा नहीं पाए, उस सोच से बाहर नहीं निकल पाए। आपने ठीक कहा कि समाजवादी पार्टी ने, मैं कभी कभी बहुत अच्छे महापुरुष इसमें पैदा हुए थे। आचार्य नरेंद्र देव का कौन नहीं सम्मान करता है, जयप्रकाश जी का सम्मान कौन नहीं करता है, डॉक्टर लोहिया का सम्मान कौन नहीं करता है, चंद्रशेखर जी, मैं गाली नहीं देता हूं तो कल हाथरस में भी साबित हुआ है। कल सोशल मीडिया में दिन भर चल रहा था कि टोपी वाला कौन, ये हाथरस की घटना ने कल इस टोपी के बारे को, इस टोपी को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। कल हाथरस में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, क्या समाजवादी पार्टी का उस अपराधी से कोई संबंध नहीं है क्या? और क्या हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है? मैं यही पूछना चाहता हूं, क्यों जुड़ जाता है? ये कौन सी स्थिति है, ये कौन सी मजबूरी है? मैं वही कह रहा हूं ना, ये तो ये के साथ है। अरे आज वहां पे कोई रैली, आपकी आज रैली है ना, कोई टोका टोकी हो रही है। जब संसद में, जब विधानसभा में सत्य प्रलाप होगा, ये जो उसका बात कर रहे हैं, ये भाजपा के सांसद के साथ बैठे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं, आज वहां पे समाजवादी पार्टी की एक रैली है और रैली के पोस्टर उस अपराधी के द्वारा लगाए गए हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ लगाए गए हैं। ये क्या साबित करता है? ये क्या साबित करता है? तो मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैंने तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि मैंने तो उस एक मासूम बच्चे की, आप सुनिए ना, देखिए मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा, हम किसी की बात को, आपका भी सम्मान है कि आपने जब कही तो मैंने आपसे कहा, सम्मान है। देखिए और हम लोग सम्मान करते हैं सदन का, नेता सदन का, उस कुर्सी का, लेकिन असत्य का हम लोग सम्मान नहीं कर सकते। आपने जो बात कही मैं उसका बात कर, ये फोटो देखिए, आपका एमपी ना हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका एमपी ना हो और वो मगरी ना हो साथ में, तो जो कहिए सो कहिए। मैं पूछना चाहता हूं, आज ही समाजवादी पार्टी का सम्मेलन है पूर्व मुख्यमंत्री का, और समाजवादी पार्टी के सम्मेलन में उस अपराधी के द्वारा पोस्टर लगाए गए कि नहीं लगाए गए हैं? और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के साथ लगाए हैं उसने, आप जाके देखिए उस चीज को। ये जितना आपका सम्मान हम लोग करते हैं, तो सम्मान को हम लोग को बरकरार रखने दीजिए। आप महोदय, ये होर्डिंग और जो पोस्टर वहां अलीगढ़ में लगे हुए हैं, किसके हैं और क्यों लगाए गए, कैसे लगा दिए गए? बाकी लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? एक दिन में नहीं लगे हैं, आज इनका सम्मेलन है वहां पर, और उस सम्मेलन में वो पीड़ित बालिका भी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि उस अपराधी का संबंध किससे है। हम सच को एकदम झुटलाना चाहते हैं, हम सच को भी यानी धूल झोंकना चाहते हैं। समाजवादी आंदोलन को आपने एक अस्वाभाविक, अव्यवहारिक और एक अमानवीय आंदोलन बना दिया, और महोदय इसीलिए लोग इसके बारे में अलग अलग चर्चाएं करते हैं, वैसे चर्चा नहीं करते। सच को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं इन लोगों में, कोई इन लोगों में न सच को स्वीकार करने की क्षमता है और न आदत ही है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने प्रदेश को चलाने का प्रयास किया अलग अलग तरीके से, और मैं इसीलिए महोदय कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने
बजट के जो प्रावधान किए हैं, ईज ऑफ लिविंग के लिए जो व्यवस्थाएं प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्षों के अंदर हुई, ये केवल व्यक्ति के जीवन की सुगमता का ही आधार नहीं बना, सुगमता के साथ साथ उसकी प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ाने का आधार ये बना है। आवास के माध्यम से, विद्युत के कनेक्शन के माध्यम से, या फिर उसको राशन की पोर्टेबिलिटी की सुविधा देने के माध्यम से, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने के माध्यम से, या फिर किसी भी फील्ड में हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के भी हर एक व्यक्ति को आशंका थी। उत्तर प्रदेश कोरोना के दौरान इतनी बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबर आएंगे, क्या होगा इनका? हमने कहा उत्तर प्रदेश में आप चिंता मत करिए, उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश उनको सम्मान के साथ लेगा भी और सम्मान के साथ उनकी व्यवस्था भी करेगा। हम लोगों ने दोनों काम भी किए और आज मुझे प्रसन्नता है कि हमारा जो प्रवासी कामगार और श्रमिक आया, किन्हीं मजबूरियों के कारण उसको बाहर जाना पड़ा होगा, लेकिन आज जो प्रदेश के अंदर ही, ज्यादातर प्रदेश के अंदर ही रोजी रोजगार के साथ जुड़ चुका है और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है, उनका योगदान ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था के वे आधार बन रहे हैं। ये हम लोगों को ये कार्य उस जिससे हम लोगों ने आगे बढ़ाए, गांव-गांव को सड़कों के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है, पेयजल की स्कीम, हर घर नल की योजना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितना बड़ा कार्य होने जा रहा है। अब ये कहेंगे कि तो समाजवादी पार्टी भी करना चाहती थी। है वही आ रहा हूं ना, ये बैठे बैठे टिप्पणी ठीक। देखिए एक बात बताऊं मैं, 1947 से लेके 2017 तक प्रदेश में केवल 2% से कम लोगों को हर घर नल की योजना के साथ जोड़ा गया था ग्रामीण क्षेत्र में, और 2017 से लेकर के अब तक हम उसको 10% तक पहुंचा चुके हैं। और याद करना, मैं इसको बोल रहा हूं फिर, 1 साल के अंदर हम चुनाव में जाने जा रहे हैं, अगले 9 महीने के अंदर हमें चुनाव में जाना है। अगले 9 महीने के अंदर देखना, बुंदेलखंड क्षेत्र में, बिंद क्षेत्र में, और अभी कुछ ही दिनों के अंदर 30,000 राजस्व गांवों की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के हम लोग आ रहे हैं। एक साथ पाइप पेयजल की स्कीम इन सब में हम लागू करने जा रहे हैं, सब में लागू करने जा रहे हैं। और योजना जो लागू होगी वह एक दिन के लिए नहीं होगी, 10 वर्षों तक उसके रख रखाव की जिम्मेदारी भी कार्यदायी संस्था को निभानी पड़ेगी। जल जीवन मिशन, हर घर नल की योजना, और पहले ग्रामीण क्षेत्र में था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने यूनियन बजट में भी जल जीवन मिशन को शहरी क्षेत्रों के साथ जोड़ने का भी काम किया है, और शहरी क्षेत्र की भी हमारी कार्य योजना तैयार हो चुकी है, उसको भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। यह है विकास का रोड मैप, ईज ऑफ लिविंग का। आखिर लोग अच्छी सड़क चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, उनको शुद्ध पेयजल मिल जाए। शुद्ध पेयजल आपके लिए एक एजेंडा हो सकता, हमारे लिए उसके जीवन की सुगमता के साथ साथ उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी चाहिए, आवश्यक है उत्तम स्वास्थ्य। नेता प्रतिपक्ष भी और आप भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस की बीमारी के बारे में आप सब जानते हैं। अलग विषय है कि अभी चिकित्सा शिक्षा मंत्री का दायित्व आपने संभाला, लेकिन संवेदना कभी उन बच्चों के प्रति नहीं आपने व्यक्त की, जबकि मरने वाले 90% बच्चे दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के थे। आप वोट बैंक तो बनाने का बात करते थे, कभी नहीं उसके बारे में आप लोगों ने चिंता व्यक्त की। और इंसेफ्लाइटिस 1977 से गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के साथ साथ 38 जनपद ऐसे थे जहां पर इंसेफ्लाइटिस से बड़े पैमाने पे मौतें होती थी।
उस पे हम 1998 में पहली बार मैं सांसद बना था, हम लोगों ने इसके लिए कार्यक्रम प्रारंभ किए, आंदोलन किए, संसद में मैंने कई बार इस मुद्दे को रखा और मुझे लगता है हर संसद के सत्र में मैं इस मुद्दे को रखता भी था। हम लोगों ने इस पे व्यापक रूप से सरकार के संज्ञान में इन सब बातों को रखने का प्रयास भी किया, लेकिन महोदय इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान करने में आज हम सफल हुए हैं और 95% मौतों को रोकने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। 2 योजनाओं ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। एक स्वच्छ भारत मिशन, हर घर तक शौचालय पहुंचाने का कार्य, इज्जत घर उसका नाम ही रखा गया। ये उस व्यक्ति, उस परिवार की, महिला की गरिमा की रक्षा का भी आधार बना, लेकिन साथ साथ एक गरीब के स्वास्थ्य को भी आरोग्यता प्रदान करने का भी एक आधार बना है। और स्वच्छ भारत मिशन में हम लोगों ने दोनों को फोकस किया था, स्वच्छता को भी किया था और साथ साथ शुद्ध पेयजल को भी आधार बनाया था। अंतर विभागीय समन्वय उसी का कारण था और उस कार्यक्रम को हम लोगों ने इसी रूप में आगे बढ़ाने का काम किया। ये काम पिछली सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन जब गरीब के लिए सोच हो तब ना, जब गरीब के बारे में कोई एजेंडा हो तब ना। इन 40 लाख गरीबों को पहले भी आवास मिल सकता था, 1,38,00,000 लोगों को पहले भी विद्युत के कनेक्शन मिल सकते थे, इन लोगों को पहले भी अन्य सुविधाएं मिल सकती थी, रसोई गैस के कनेक्शन इन गरीबों को पहले भी मिल सकते थे। प्रदेश के अंदर जिन 56 लाख गरीबों को रसोई गैस के सिलेंडर मिले हैं, पहले भी दिए जा सकते थे। हर परिवार के पास राशन कार्ड पहले भी उपलब्ध कराया जा सकता था, लेकिन जब एजेंडे का हिस्सा हो तब ना, जब उसके बारे में एक सोच हो तब ना, लेकिन वह नहीं था। हर क्षेत्र में बैंक की सुविधा, और अब तो हर ग्राम पंचायत में हम लोग बीसी सखी, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम चरणों में लेकर के आ गए हैं। अब गांव के व्यक्ति को अपना पैसा निकालने और पैसा जमा करने के लिए गांव के 5 किलोमीटर दूर बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अपने ग्राम पंचायत के अंदर ही बीसी सखी उसको ये सुविधा उपलब्ध कराएगी। ये सभी कार्य ईज ऑफ लिविंग में है। हर व्यक्ति के जीवन की, यानी केवल व्यवसाय की ही सुगमता नहीं होगी, बल्कि हर व्यक्ति को जीवन की सुगमता के साथ जोड़ने का काम भी, ईज ऑफ लिविंग के साथ भी जोड़ने का काम हम करेंगे। और ईज ऑफ लिविंग का आधार है 2021-22 का यह प्रदेश सरकार का यह बजट, जिसको हमारे वित्त मंत्री जी ने यहां पर प्रस्तुत किया। महोदय, किसानों के बारे में बड़ी चर्चा होती है और बहुत चर्चा पहले दिन से हम लोग सुन रहे हैं, और अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें। मैं सोचता था कि नेता प्रतिपक्ष इस दौरान हमें हो सकता है सदन के दौरान राम रतन का हलवा खिला ही देंगे, लेकिन लगता है कि खिलाने की उनकी आदत है नहीं। मैंने सुना एक बार उन्होंने खन्ना जी को, मैंने खन्ना जी से कहा था, मैंने कहा आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, आपको दलीय नेताओं के घर में जाके कभी कभी जाके उनके हालचाल लेना चाहिए, भोजन करके आना चाहिए। तो उन्होंने कहा नेता प्रतिपक्ष मुझे एक बार भोजन पे बुलाए थे, भोजन कराने के बाद बाटी चोखा का दावत देने के बाद में कहने लगे कि बर्तन साफ करते हुए तो जाइए। तो कहा कि जब ऐसा कार्य करने लग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, यानी कुछ देंगे नहीं। आप बातें बोले ना। तो, हाँ, आपने उस संदर्भ में कहा जो कॉन्ट्रैक्ट खेती के संदर्भ में, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संबंध में आपने कहा था। हलवा सही में उसका सुंदर है और चरण बाबा का भोग लगता है, लेकिन उसने कहा क्या कि मैं मार्केट से गाजर खरीदता हूँ, बर्तन धोने वाले और बर्तन का हो मित्र, खड़ा होकर बताइए, खड़ा होकर बताइए ना, खड़ा होकर कहे ना, जो माननीय नेता सदन ने कहा, क्या वो सही है? एक मिनट, माननीय नेता सदन,
वहां के किसान से भी जाके सूचना विभाग के लोगों ने पूछा कि कंटेक्ट खेती करते हो? कहे ना हमारा तो अपना खेती अपना करते हैं। और दुकानदार ने भी कहा कि मैं मार्केट से किसानों से खरीदता हूं, हम कोई कंटेक्ट खेती नहीं करते। अब आपको हलवा खाने का है तो अब मैं जब सदन बंद होगा मैं जाऊंगा तो आपके लेकर पहुंचा दूंगा। माननीय अखिलेश यादव की हैं, वो हमेशा हलवा आता था। श्रीमती इंदिरा गांधी की अभी वो हलवा जाता था, आपके यहाँ भी आ जाएगा। लेकिन कंटेक्ट खेती का जो आपने संदर्भ दिया था उस सत्य से बिल्कुल परे था। दुकानदार ने नकार दिया, किसान ने नकार दिया। बर्तन साफ करने वाले तो मैं कहा वो कहे तो। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इतिहास में एक व्यक्ति का नाम अच्छे अर्थों में नहीं लिया जाता। उसने ये कहा था कि जिसने 30 बसंतें बिताई हों, यानी 30 साल की जिसकी उम्र हो, वो कम से कम उसकी बुद्धि जो है वो परिपक्व हो जाती है। लेकिन मान्यवर, आश्चर्य के साथ कहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल तो मैं समझता हूं कि 70 बसंतें बिता चुके हैं माननीय। अब उन्हें कम से कम इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि नेता सदन ने किस परिप्रेक्ष्य में और क्या कहा माननीय, तो उनको इस बात का एहसास हो जाना चाहिए। अरे बर्तन वाली बात पर आइए ना, धोने वाली बात समझ नहीं आई पाए। पूरे सदन को खिलाएंगे तो मैं भी खाऊंगा। मैं अकेले नहीं जाऊंगा खन्ना जी की तरह। तो आप जब खिलाते हैं ही नहीं तो फिर कैसे जाएंगे? ये बात सही है। हाँ। ये आपका कहना सही है। यही तो हम कह रहे हैं। अगर आप खिलाए होते तो आप भी कभी हम लोगों को नहीं खिलाया। नहीं, मैंने तो बहुत बार बुलाया। आप भी कभी हम लोगों को आमंत्रित नहीं किया कि खाना तो खाना आके चाय पी लो तुम लोग। देखिए, जितने भी अतिथि मुख्यमंत्री आवास पे आते हैं, मुख्यमंत्री आवास पर आने वाले हर अतिथि के निमंत्रण का पहला निमंत्रण नेता प्रतिपक्ष को जाता है और बड़े सम्मान के साथ जाता है। नहीं, हर सरकार की बात नहीं, ये औपचारिकता से भी हट करके जाता है। तो महोदय, ये राम रतन का हलवा अगर नेता प्रतिपक्ष सभी सदस्यों को, माननीय सदस्यों को खिलाए होते तो संभवतः कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में वे प्रश्न सदन में नहीं उठाते, ये नहीं उठाते, क्योंकि इनके विधानसभा क्षेत्र में ही सहतवार कस्बे में सब होता है। और वास्तव में ये तो हम दो लोगों की आपसी सहमति के आधार पर होता है। पुराने समय में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई लिखित दस्तावेज के आधार पर नहीं होता था। ये तो बाद में समय के अनुरूप बदला है, लोग मॉडर्न होते गए, नई तकनीक आती गई। पहले लोग सादे कागज में लिख के थे, पहले केवल एक बड़े बुजुर्गों के सामने सारी बातें हो जाती थी, बाद में कागज के एक टुकड़े में लिख करके सहमति हो जाती थी, फिर स्टैंप पेपर में हो गया, अब ई स्टैंप आ गया है। तकनीक बदली है, समय बदलता है, और ये दशकों से चला आ रही परंपरा आपके यहां। किसी किसान की आज तक खेती नहीं ली गई, लेकिन किसान की आमदनी जरूर बढ़ी है। बैद्यनाथ ने ऐसी क्रांति बुंदेलखंड क्षेत्र में की है। उन्होंने ढिंडोरा नहीं पीटा, जबकि इसका खूब प्रचार होना चाहिए था, जिससे अन्य लोगों की भी आमदनी को हम उसके साथ जोड़ करके अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकते। नहीं किया गया। ये किसानों के हित में होता, लेकिन ये सब भी नहीं हुआ। आज जब उसको कानूनी स्वरूप दे करके किसानों की आमदनी को बढ़ाने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है, तो उसको हमें गुमराह करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, गलत मोड़ नहीं देना चाहिए। और फिर एक विकल्प दिया गया है, बाध्यता नहीं है, आपकी मर्जी आप करिए, नहीं मर्जी मत करिए। लेकिन इसके नाम पे टारगेट करना किसी को, यह अन्याय है, किसानों के साथ भी है
और मुझे लगता है कि देश के साथ भी है। भारत के अन्नदाता किसानों को भारत के सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने पूरा महत्व दिया। हमारी सरकार तो जब आई, हमने पहली कैबिनेट तब तक नहीं की जब तक हम लोग प्रदेश के अंदर लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख तक के कर्जे को माफ करने की कार्य योजना नहीं तैयार कर पाए। और पहली कैबिनेट में हम लोगों ने वही प्रस्ताव लेकर के हम लोग आए थे। पहली कैबिनेट में वही प्रस्ताव हम लेकर आए थे। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे चलाया। अब उस किसान के बारे में कोई हमसे कहे, सर्टिफिकेट हमें देने लग जाए कि साहब किसान ये कर रहा है, किसान वो कर रहा है, किसान के साथ ये हो रहा है। मंडियों को ई नाम से जोड़ने, वन नेशन वन मार्केट की व्यवस्था, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ई नाम से जोड़ने की कार्रवाई की। ये अपने आप में एक नया परिवर्तन है, समय के साथ सबको जोड़ने का प्रयास, और कैसे हम उनके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। ये कार्य सरकार के इस दौरान यहां पर मजबूती के साथ आगे बढ़ाए गए। और महोदय, उसी दिशा में सरकार ने ये योजना बनाई, खाद्यान्न के प्रोक्यूरमेंट की हो या उन योजनाओं के साथ किसानों को जोड़ने की, सॉयल हेल्थ कार्ड का हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कितना व्यापक परिवर्तन इस क्षेत्र में हो रहा है। दशकों से लंबित परियोजनाओं को एक साथ पैसा देकर के पूरा कराया जा रहा है। ये किसानों की आमदनी को, लागत को कम करेगा, आमदनी को बढ़ाएगा। किसान की आमदनी तब बढ़ेगी जब लागत कम होगी, आमदनी बढ़ेगी। एमएसपी के लिए क्रय केंद्र स्थापित करेंगे, हमारी मंडियां चलेंगी, लेकिन मंडी के साथ साथ किसान को हम बाध्य नहीं कर सकते कि आपको सरकारी मंडी में ही लेके आना है। अगर कृषि मंडी में उसे दाम एमएसपी के बराबर मिल रहा है, 1975 रुपए गेहूं का दाम अगर मंडी में 1975 रुपए है और मार्केट में अगर कोई व्यापारी उसे 2500 देना चाहता हो तो किसान स्वतंत्र होगा, 2500 रुपए में अपना गेहूं बेच करके आ जाए, कोई उसको रोकेगा नहीं। मंडी के अधिकारी, मंडी का कोई कर्मचारी वहां छापामारी करने के लिए नहीं जाएगा, कोई अतिरिक्त टैक्स, कोई टैक्स लेने के लिए नहीं जाएगा। आज तो ये सुविधा किसानों को दी जा रही है, लेकिन किसानों को गुमराह किया जा रहा है। किसानों को तमाम प्रकार से गुमराह करने का कार्य हो रहा है। यहां पर चीनी मिलों की चर्चा हो रही थी। महोदय, प्रदेश के अंदर मुझे सदन को बताते हुए बहुत प्रसन्नता की अनुभूति है कि अब तक हम लोग 1,25,261 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को कर चुके हैं। ये 19 मार्च तक के डाटा हैं। 1,25,261.48 करोड़ रुपए ये प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। पेराई सत्र 2021 में हम सब जानते हैं कि कोविड-19 का प्रकोप था, तब भी हमने चीनी मिलें चलाई, 119 चीनी मिलें चली, जून तक चीनी मिलें चली। हम भी जानते थे कि वो गन्ने में अब रस कम है, चीनी मिल के लिए घाटे का सौदा है, लेकिन अन्नदाता किसान को परेशानी न हो। किसान हमारी शीर्ष प्राथमिकता पे, किसान के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता चीनी मिलें चलेंगी तो रोजगार भी इससे सृजन होगा और किसान का गन्ना भी चीनी मिल में जाएगा तो किसान के पास पैसा आएगा। यह कार्य पहली प्राथमिकता किसान की गन्ने की फसल की सुरक्षा और उसको उसका भुगतान हो। और महोदय, अगर हम केवल 19-20 का हम देखेंगे तो अब तक 98.5% गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों का हो चुका है। मात्र 538 करोड़ रुपए का बकाया है। अभी हम लोग जो करंट सत्र में जो गन्ना मूल्य का भुगतान हो रहा है, इसमें
10,757 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। 52.5% यानी कोविड 19 के बावजूद एक्सपोर्ट की संभावनाएं कम दिखती हैं, उस सब के बावजूद करंट सीजन में 10,757 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। 9,700 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का करंट सीजन का बाकी है, जिसको तेजी के साथ भुगतान करने के साथ जोड़ने की कार्रवाई हो रही है। यह है किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का आधार। हम लोग जब 17 में आए थे, 2011-12 से गन्ना मूल्य का भुगतान बाकी था। और जहां तक आप पूछ रहे थे क्या किया गन्ना किसानों के लिए, अगर मैं एक तरफ से आपको बताने लग जाऊंगा, रामकोला की चीनी मिल 2007-8 में बंद हुई, लक्ष्मीगंज 8-9 में, देवरिया 7-8, भटनी 7-8, बेतालपुर 8-9, शाहगंज 7-8, बुड़वल 7-8, घाटमपुर 9-10, छाता 9-10, औराई 7-8, धुलियापार 7-8, कमलापुर 9-10, सठियाव 7-8, मझौला 10-11, दरियापुर 9-10, गांगलहेड़ी 11-12, मंझावली 11-12, पिपराइच 8-9 और पुआया 11-12। और 12 से लेकर 17 के बीच में जो चीनी मिलें बंद हुई महोदय, उनमें पडरौना, टोडरमल, सहारनपुर, अमरोहा, बघोली, सरदारनगर, खलीलाबाद, रसड़ा, बस्ती, गोपीगंज, बुलंदशहर, ये चीनी मिलें इनके समय में बंद हुई। यानी जो चीनी मिलों को बंद कर रहे हैं वे किसानों के हितैषी हो गए, और जो चीनी मिलों को चला रहे हैं, हम लोगों ने तो चीनी मिलों को चलाया भी है महोदय। गांगलहेड़ी का चीनी मिल हम लोगों ने 17-18 में संचालन कर दिया, मंझावली 17-18 में, बुलंदशहर 17-18 में, पिपराइच और मुंडेरवा ये 18-19 में नई मिलें लगा करके इसका पुनर्संचालन भी कर दिया गया। यानी हम चीनी मिलों को चला रहे हैं तो हम किसान विरोधी, और ये चीनी कोई चीनी मिलों को बेच रहा है, कोई बंद कर रहा है, तो ये किसान हितैषी हो गए। ये कहाँ का अर्थशास्त्र है और ये कहाँ का जो है, ये कहाँ के हितैषी हो गए। यानी हमें देख के मुझे आश्चर्य होता है। लगी 25 चीनी मिलें माननीय मुलायम सिंह यादव ने प्राइवेट सेक्टर से लगवाया, इस पाएंगे ही नहीं आप, जबकि आप उनसे प्रेम भी रखते हैं, जाते भी जन्मदिन पर उनके। देखिए एक बात बताऊं मैं, उस दौरान जो चीनी मिलें लगी उन्हीं पे ही गन्ना मूल्य का भुगतान ज्यादा बकाया है। एक सच्चाई ये भी सुन लीजिए। अब फिर वही मैं कह रहा हूं, सारी लड़ाई तो बकाये को लेकर के है। यादव ने अपने सरकार में लगाई, माननीय अखिलेश यादव ने 2 लगाई, तो उसको भी कह दीजिए, कभी कभी बड़ाई भी करना चाहिए किसी। देखिए चीनी मिलें क्यों बंद हुई, मैं यही पूछना चाहता हूं। हमारे समय में तो कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई। मैं निगम की भी हैं चीनी मिलें से, हाँ उसके लिए तो वही तो पूछिए ना उनसे, क्या नाम है, लाल वर्मा जी से पूछिए इसी के लिए। तो निगम आपके राज्य में बंद हुई जब आपकी वहां सरकार थी, हमारे जब आपकी जब वहां सरकार थी तो निगम की 21 चीनी मिलें बंद हो गई थी। चलने दीजिए, चले आगे। आप जारी रखिए। देखिए विकास का जब एजेंडा होता है तो व्यक्ति विकास पे बोलता है, विकास के अनुरूप कार्य भी करता है, लेकिन जब विकास का कोई एजेंडा ही नहीं होता है तो फिर व्यक्ति के मन में जो आता है वो अपने अनुसार उसको वांचता रहता है, लेकिन तथ्य जब सामने आते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। और ये तथ्य उस जवाब का ही परिणाम है जो आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो मैंने आपको बताई है कि किस रूप में ये हुआ है। महोदय 2021 में रबी की फसल के लिए गेहूं केंद्र स्थापित करने थे और
लॉकडाउन प्रारंभ हो गया था। इस सब के बावजूद हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 5,896 क्रय केंद्र स्थापित किए। 35,76,000 मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किसानों से सीधे किया और 6,885 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान भी किया। खरीफ विपणन जो 2020-21 का ही था, मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत क्रय केंद्रों के लिए, धान क्रय केंद्रों के लिए महोदय अब तक 66 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का क्रय किया गया और 11,200 करोड़ रुपए से अधिक का ऑनलाइन भुगतान भी किसानों को सीधे किया गया है। अब भुगतान ऑनलाइन हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले चेक के माध्यम से होता था या अन्य कारणों से होता था, आज तो वो नहीं है। इस सीधे भुगतान किसानों के खाते में जा रहा है। अब इसको कैसे कह सकते हैं कि पैसा जो है दलालों को जा रहा है या अन्य लोगों को जा रहा है? ये तो किसानों को देने का कार्य। महोदय, इसी दौरान 2021 में, खरीफ विपणन वर्ष 2021 में 108 मक्का क्रय केंद्र स्थापित किए गए, जिसमें 1,06,000 मीट्रिक टन मक्के की खरीद की गई और 197 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अभी मैंने पिछले दिनों सदन में ही अवगत कराया था, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उत्तर प्रदेश को पुरस्कार दिया है भारत सरकार ने। आज के दिन पे 2,42,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पात्रता रखते हैं। एक ही दिन में प्रदेश के किसानों के खाते में 27,123 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में गए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का दायरा बढ़ाया गया। 5 लाख रुपए की बीमा, किसी भी आपदा में किसान का परिवार, उसका सहयोगी या उसका बटाईदार, ये सभी उसके दायरे में आएंगे। उसको ये सामाजिक सुरक्षा किसानों के लिए है, एक किसान को दिया जा रहा है और ये सुरक्षा देने के साथ ही इसके दायरे को बढ़ाने का कार्य किया गया है। प्रदेश के हर किसान को जो आयुष्मान भारत की योजना के कारण 11-12 में जो राज्य की सरकारें थी, जिनको वास्तव में गरीबों की चिंता नहीं थी, हर किसान को आयुष्मान भारत योजना के अंदर लाने, जो नहीं आ पाया है उसको हम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित करने के लिए भी इस बजट में उसका प्रावधान कर दिया गया है। महोदय, 21-22 के इस बजट में किसानों के लिए ही आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। ये किसानों के हित के लिए की जा रही योजनाएं हैं। किसानों को खेती के साथ साथ समय पे बीज उपलब्ध हो जाए, उन्नत तकनीक के बीज मिल जाए, खाद उपलब्ध हो जाए, ये व्यवस्था तो लागू की जाती है, की जा रही है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक व्यवस्था बनाई, खासतौर पर कृषि विज्ञान केंद्रों की एक श्रृंखला प्रदेश के अंदर खड़ी की। कृषि विज्ञान केंद्र बहुत बड़ा कार्य करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका बहुत अच्छी और बहुत सकारात्मक है, तकनीकी ज्ञान से किसान को जोड़ने के लिए, खेती की विविधीकरण के लिए। भारत सरकार कृषि विज्ञान केंद्र देना चाहती थी, राज्य सरकार लेना ही नहीं चाहती थी। जब 17-18 में 16 के बाद 17 में सरकार आई, 17-18 में हम लोगों ने 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश के अंदर अतिरिक्त लिए। आज प्रदेश के अंदर हर जनपद में लगभग 1 कृषि विज्ञान केंद्र, बड़े जनपदों में 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों को कृषि विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ करके तकनीकी ज्ञान से किसानों को आच्छादित करने के सामने प्रयास प्रारंभ हुए हैं। लेकिन साथ साथ प्रदेश में किसान को पानी भी मिले, इसके लिए किसानों को मुफ्त पानी के लिए भी 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इस बजट में अतिरिक्त की गई है। यह भी एक व्यवस्था की गई है। सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत भी बजट में 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए भी उसके क्रियान्वयन के लिए जो उद्योग लगे थे अब वो फंक्शनल हो चुके हैं। उसमें सरकार के द्वारा जो इंसेंटिव दिए जाने हैं किसान को या फिर
उद्योग को, उसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। केमिकल और फर्टिलाइजर के भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए बजट की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। किसानों को नाबार्ड से रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए की योजना का प्रावधान किया गया है और एकीकृत सहकारी विकास के माध्यम से भी सहकारी समितियों के समन्वित विकास हेतु संचालित जो योजना है उसके लिए भी बजट में व्यवस्था की प्रावधान किए गए हैं। ये सब किसानों के लिए ही किए जा रहे हैं। ये किसान की लागत को कम करने और उसकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने का शासन की योजना का हिस्सा है और इसको समझने की आवश्यकता है, लेकिन उसको समझने की बजाय हम उसको नकारात्मक दृष्टि से लेने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्राम्य विकास की तरफ देख रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी को मिलाकर के 40 लाख गरीबों को 4 वर्ष के दौरान आवास उपलब्ध कराने का कार्य हुआ और साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योजना में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, यानी लगता है इनके एजेंडे में बहुत सारे लोग नहीं थे। मुसहर जाति, कुशीनगर, महाराजगंज और काशी के आसपास के क्षेत्रों में प्रदेश के बहुत, काशी कमिश्नरी जो है, गोरखपुर कमिश्नरी, काशी कमिश्नरी, इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में है और मुझे लगता है बहुत हैंड टू माउथ है। प्रदेश सरकार ने निर्णय किया पहले चरण में कि जहां पे जो मुसहर जाति का व्यक्ति है, जहां पे रह रहा है, उस जमीन का पट्टा उसको कर दिया जाए। एक गरीब को जीने का अधिकार मिलना चाहिए और अगर वह आरक्षित श्रेणी की भूमि है तो उस आरक्षित श्रेणी की भूमि से उसको व्यवस्थित पुनर्वास करने के लिए कोई सुरक्षित भूमि उसको उपलब्ध कराने का कार्य किया जाए। ये कार्य युद्ध स्तर पर हम लगभग आच्छादन की तरफ बढ़ चुके हैं। मुसहर जाति, बनटांगिया, देश के अंदर 1910 और 20 के बीच में बनटांगिया गांव बसाए गए थे। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर, पीलीभीत, ऐसे तमाम जिले थे। 1947 से लेकर के 1952 में देश ने पहला आम चुनाव किया, 1950 में अपना संविधान अंगीकार किया, उनको मतदाता सूची में भी नाम उनका नहीं चढ़ाया गया। उनके लिए न बिजली, न पानी, न सड़क, न स्कूल, न स्वास्थ्य की सुविधा, न राशन कार्ड की व्यवस्था, न उन्हें पेंशन की सुविधा, कोई सुविधा नहीं मिलती थी। वे सब गरीब थे, सुविधाओं से वंचित थे। हम लोगों ने संसद में उसकी लड़ाई लड़ी थी। 2007-8 में भारत सरकार ने कानून भी बना लिया था, लेकिन इंप्लीमेंट तो राज्य को करना था। और महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 17-18 में बनटांगिया गांव के विकास के लिए हमने योजना बनाई कि उन्होंने राजस्व गांव का दर्जा देना प्रारंभ किया। और आज आप जाइए, जहां पे एक भी पक्का मकान नहीं था, जहां बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, आज ये सारी सुविधाएं वहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज उनके पक्के मकान बन रहे हैं। आज उनके चेहरे की चमक को देखिए ना। आज जो व्यापक परिवर्तन हुआ है, उस तबके को टच करने का प्रयास हुआ है जो अब तक वंचित था। वे भी दलित ही थे, अति पिछड़ी जाति के थे। आखिर वे आपके एजेंडे के हिस्से क्यों नहीं बन पाए? क्यों नहीं बनटांगियों के लिए काम हुआ? वे प्रदेश के नागरिक थे, वनों के संरक्षण के लिए उन्हें बसाया गया था, नहीं हुआ। थारू, आज भी उनकी कनेक्टिविटी वही स्थिति है। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, इन जनपदों में, महाराजगंज जिले के कुछ गांव हैं, हमने वहां पे उनको सुविधाएं देना प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री आवास योजना, यानी जब SECC का सर्वे हुआ था उस समय इन लोगों को छोड़ दिया गया था, और जब ये आच्छादन पूरा हो रहा है
इस बार हम लोगों ने बुंदेलखंड की एक दो जातियां जो हमेशा से वंचित रही हैं, क्योंकि उसकी कोई वॉइस नहीं थी इसलिए उन्हें वंचित किया गया था, हम लोग उसको जोड़ रहे हैं। हमने इसमें कोल जाति को भी लिया है। कोल और अन्य जितनी जातियां होंगी, कुष्ठ रोगी हैं, कोल जाति से जुड़े हुए लोग हैं, बुंदेलखंड की उन जातियों को भी हम लोगों ने अब इस योजना से आच्छादित करने का निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री आवास योजना इन लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी। शर्त और नियम वही हैं। शर्त तो प्रदेश सरकार ने तय किए हैं, लेकिन नियम जिन लोगों के पास आवास नहीं है, जो उस पीएम आवास योजना के अंतर्गत वंचित रह गए, उनको हम आवास की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ये आवास की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है 19-20 में 17-18 में 16,700 लाभार्थियों को, 19-20 में 34,040 लाभार्थियों को और 20-21 में 30,250 लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया और 21-22 के बजट में भी 369 करोड़ रुपए की व्यवस्था मुख्यमंत्री आवास योजना में इन गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। गांवों की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 8,847 किलोमीटर कार्य को हम लोगों ने एक नई योजना के तहत लिया है और इसमें भी 21-22 के लिए 5,000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान इसके लिए कर दिया गया है। महोदय, गांवों की स्थिति, गांव हमारे मिनी सचिवालय हैं, गांव हमारे विकास के आधार स्तंभ हैं। गांवों के विकास के बगैर हम प्रदेश की और देश के विकास की कल्पना ही नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने कुछ जो गांव बड़े कस्बों में तब्दील हो गए थे, उन्हें हमने नगर निकाय के रूप में बदलने का काम भी किया। लेकिन आज भी 80% आबादी उत्तर प्रदेश की गांवों में निवास करती है और हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार, अगर हमारे पास अच्छी खेती नहीं होती, जल संसाधन नहीं होते, कोरोना में हमारी अर्थव्यवस्था लुढ़क गई होती। हमारा आधार बना था खेती किसानी, गांव, हमारा युवा, उस दौरान भी उसने अपनी खेती को संभाला। उसकी नौकरी कटी, वो गांव में आकर के खेती में जुट गया, अपना पसीना बहाया और आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहा है, मजबूती से लड़ रहा है। हम लोगों ने कहीं भी इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं आने दी जहां पर किसी को कहने का कोई आवश्यकता पड़ती हो और कोई ये कहे कि उत्तर प्रदेश लाचार हो चुका है, हताश हो चुका। नहीं, हम लोगों ने तो कभी इस चीज को नहीं माना। हम लोग तो इस बात को मान के चलते रहे हैं कि सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं थकता है। इसके बल पर कर डाले सातों सागर पार। और महोदय, यही उत्तर प्रदेश के विकास का है आधार, यही है हमारा आधार। एक एक तबके के लिए व्यवस्था, हर एक स्तर पर। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ जगह ग्राम पंचायतों में, जहां पंचायत भवन नहीं, हम ग्राम सचिवालय, ग्राम पंचायत भवन को ग्राम सचिवालय के साथ साथ गांव के सार्वजनिक कार्यक्रमों की व्यवस्था के लिए भी हम लोग एक बड़े व्यापक कार्य योजना के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है। प्रयास किया जा रहा है कि हर एक न्याय पंचायत में कम से कम इससे छूटे हुए, इसके बाद जो गांव बसते हैं उनमें से कोई 2 गांव हम लोग लेंगे जिसमें महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर ग्रामीण विकास सचिवालय के निर्माण की कार्य योजना को हम उसके बाद जो बचेंगे उसके साथ जोड़ेंगे। और मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत भी हम लोग एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। उत्कृष्ट ग्राम पंचायतें, क्या ये हो सकता है कि हम गांव की पंचायत को गांव के विकास के साथ जोड़ें?
अब तो बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर गांव में हो चुका है। गांव के लोगों को, गांव के किसी भी व्यक्ति को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सभी गांव में ही बन सकते हैं। बैंकिंग सुविधा के साथ हम जोड़ रहे हैं। बिजली के बिल को उसके साथ जोड़ रहे हैं कि बिजली का बिल वहां दफ्तर में न जाए, किसी कार्यालय में, वहीं पर जाए, अपना बिजली का बिल जमा कर ले। और बिजली के बिल जमा करने के लिए हम लोगों ने महिला स्वयंसेवी समूह को भी व्यवस्था दी है कि वे जमा कराएंगे तो इसके बदले में 12 से लेकर के 20 रुपए पर बिल उसको प्राप्त हो जाएंगे। ये भी सुविधा दे दी गई है। कितना व्यापक स्तर पर कार्य हो रहा है। ये प्रोत्साहन की व्यवस्था। और इसी प्रकार से ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण के लिए भी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत भी जो ग्राम सचिवालय के निर्माण, यानी जो पंचायत भवनों के निर्माण की कार्रवाई हो रही है, इसके लिए 653 करोड़ रुपए की व्यवस्था अलग से की गई है। एक गांव के विकास की धुरी, ये केंद्र बिंदु ये बने, उसको उसके लिए जोड़ा जा रहा है। और ई गवर्नेंस के लिए भी पंचायत सशक्तिकरण के तहत धनराशि की व्यवस्था बजट में कर दी गई है। महोदय, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात चल रही थी और इस पे अनेक चर्चाएं होती हैं और मुझे लगता है पूरे सदन को इसके बारे में विचार करना चाहिए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है।